हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग चैप्टर पढ़े हमारे परिवेश के पदार्थ यानी मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। और आज की क्लास में हम लोग सबसे पहले बात करेंगे पदार्थ की अवस्थाओं का पारस्परिक परिवर्तन, यानी कि एक अवस्था से दूसरे अवस्था में परिवर्तन किस प्रकार से होता है इसके बारे में। तो मैं यहाँ पे हेडिंग देता हूँ, पदार्थ की अवस्थाओं का पारस्परिक परिवर्तन। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा समझ लेते हैं। हम लोग उदाहरण के लिए यहाँ पर देखिए बर्फ लिए हैं। अगर बर्फ को हम लोग गर्म करेंगे तो गर्म करके वो जल में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर जल को अगर गर्म करेंगे तो वो जलवाष्प बन जाएगा, और फिर जलवाष्प को अगर हम ठंडा करें तो आपका जल बन जाएगा। जल को फिर ठंडा करें तो बर्फ बन जाएगा। यानी कि हम लोग यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि अगर हम लोग किसी ठोस पदार्थ, बर्फ यानी कि ठोस पदार्थ को ना हम लोग इसको ऐसे भी बना सकते हैं, ठोस अवस्था में कोई वस्तु है, कोई पदार्थ है, ठोस अवस्था में है, तो उसको अगर हम गर्म करते हैं तो वो किस में बदल जाएगा? द्रव में, द्रव अवस्था में आ जाएगा, द्रव अवस्था में आ जाएगा। और फिर द्रव को गर्म कर रहे हैं, द्रव को गर्म कर रहे हैं तो वह गैस अवस्था में आ जा रहा है, गैसीय अवस्था में आ जा रहा है, गैसीय अवस्था में आ जा रहा है। अगर वही गैसीय अवस्था को जब ठंडा करेंगे यानी कि संघनन उसका करेंगे तो द्रव अवस्था में बदलेगा। फिर द्रव अवस्था, तो फिर इसको ठंडा करेंगे तो किस में? ठोस में परिवर्तित हो जाता है। यानी हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये हम कह सकते हैं कि पदार्थ जो है अपने तीन अवस्थाओं में एक दूसरे को परिवर्तित इस तरह से कर सकता है, इस तरह से उसे किया जा सकता है। यानी हमें यहाँ से निष्कर्ष यही ना निकल रहा है कि अगर ताप में परिवर्तन किया जाए तो पदार्थ की अवस्थाएं भी बदलती हैं। हम यह लिख सकते हैं ना कि ताप में परिवर्तन द्वारा पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन होता है। यहां से यही हमें देखने को मिलता है कि अगर ताप में परिवर्तन होगा तो पदार्थ की अवस्था में भी परिवर्तन हो जाता है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं ठोस पदार्थ का द्रव्यमान क्या कहलाता है, मेल्टिंग पॉइंट क्या कहलाता है, पदार्थ का द्रव्यमान क्या होता है। ठीक है, मैं हेडिंग देता हूं, ठोस पदार्थ का द्रव्यमान को या पदार्थ का द्रव्यमान भी लिख सकते हैं। ठोस पदार्थ का ही द्रव्यमान होगा। चलिए, द्रव्यमान, ठोस पदार्थ का द्रव्यमान, या आप सिर्फ द्रव्यमान भी लिख सकते हैं, यानी कि मेल्टिंग पॉइंट। क्या होता है ठोस पदार्थ का द्रव्यमान, क्या द्रव्यमान? तो देखिए हम लोग यहाँ पर बर्फ ले लिए, बर्फ को यहाँ गर्म कर रहे हैं, गर्म करेंगे तो किसमें बदल जाएगा? जल में बदलेगा। तो हम देख रहे हैं कि वायुमंडलीय दाब पर, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे हम नॉर्मल एक जगह पे बैठे हैं तो वायुमंडलीय दाब यहाँ पे भी पड़ा हुआ ना जी। आप जहाँ बैठ के ये वीडियो देख रहे हो वहां पे भी आपको वायुमंडलीय दाब पड़ा है। यानी कि वायुमंडलीय दाब पर वह ताप जिस पर ये जो ठोस है वह ठोस अवस्था से वो सीधे द्रव में बदल रहा है, ठोस अवस्था से वो क्या हो रहा है? द्रव में बदल रहा है। वह ताप क्या कहलाता है? उसका द्रव्यमान कहलाता है। ठीक है, उस ताप पर ये परिवर्तित, देखिए वह ताप, जिस ताप पर यहाँ जो ठोस होगा वह द्रव में परिवर्तित होना प्रारंभ करता है, उसे क्या कहते हैं? उस ताप को कहते हैं हम लोग ठोस पदार्थ का द्रव्यमान। ठीक है, चलिए तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि वायुमंडलीय दाब पर वह ताप जिस पर कोई पदार्थ द्रव अवस्था में परिवर्तित होना प्रारंभ करता है
उसे उस ठोस पदार्थ का द्रवणांक कहते हैं। क्या कहते हैं? ठोस पदार्थ का द्रवणांक कहते हैं। तो अगर हम लोग बात करें बर्फ का, तो बर्फ का द्रवणांक 0 डिग्री सेल्सियस होता है, क्योंकि 0 डिग्री सेल्सियस से जब ताप बढ़ेगा, हाँ, तो वह ठोस पदार्थ द्रव में बदलना शुरू हो जाएगा, यानी बर्फ द्रव में बदलना शुरू हो जाएगा। इसलिए कह सकते हैं कि ये 0 डिग्री सेल्सियस किसका है? बर्फ का द्रवणांक है। इसी ताप पे ना ये पिघलकर क्या बदलेगा? द्रव बदलना शुरू हो जाएगा। इसलिए बर्फ का द्रवणांक क्या हो जाएगा? 0 डिग्री सेल्सियस, यानी कि लगभग 273 केल्विन होगा ना, केल्विन में अगर देखा जाएगा तो। अब एक केल्विन में आपके बारे में हम लोग पढ़े हुए फिजिक्स में फर्स्ट चैप्टर में, याद है आपको? बताया था मैंने। अच्छा, अब देखिए, हमने यहां देखा कि ये जो बर्फ है, बर्फ को, यानी बर्फ ठोस अवस्था में है, ठोस अवस्था से इसे जल यानी कि द्रव अवस्था में बदलने के लिए हमें इसमें कुछ ऊष्मा खर्च करनी पड़ी होगी। ये जल रहा है तो ऊष्मा खर्च हो रहा है ना जी, तो ऊष्मा खर्च करनी होगी। और वह ऊष्मा आपको दिखाई नहीं दे रही, बस वो ऊष्मा कहाँ खर्च हुई? बर्फ से जल में बदलने के लिए, यानी कि ठोस से द्रव में बदलने के लिए परिवर्तित हुई। तो अगर हम लोग 1 kg क्वांटिटी ले लेते बर्फ का, यानी 1 kg में ही देखेंगे, तो 1 kg अगर हम लोग ले लेते हैं बर्फ या फिर कोई ठोस, और उस ठोस को 1 kg ठोस को द्रव में बदलने के लिए जितनी हमें ऊष्मा खर्च करनी पड़ेगी, उसको हम लोग कहते हैं द्रवण की गुप्त ऊष्मा। क्या कहते हैं? द्रवण की गुप्त ऊष्मा। तो यहां लिख सकते हैं हेडिंग, द्रवण की गुप्त ऊष्मा। द्रवण की गुप्त ऊष्मा, गुप्त ऊष्मा यानी लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, द्रवण की गुप्त ऊष्मा क्या होती है? तो हम लोग इसको ऐसे परिभाषित कर सकते हैं कि वायुमंडलीय दाब पर किसी ठोस पदार्थ के 1 kg को उसके द्रवणांक पर द्रव अवस्था में, जितना उसका द्रवणांक होगा उस पर द्रव अवस्था में परिवर्तित करने में या परिवर्तित करने के लिए आवश्यक ऊष्मा को उस ठोस पदार्थ के द्रवण की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। द्रवण की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। ठीक है? तो अगर मान लीजिए अगर 1 kg बर्फ है, उसको द्रव में बदलना है, तो उसमें द्रवण की गुप्त ऊष्मा क्या होगी? तो यहाँ पे लिख सकते हैं, उसमें द्रवण की गुप्त ऊष्मा होगी 3.347 गुना 10 का पावर 5 जूल। इतना उसमें लगेगा 1 kg बर्फ को द्रव में बदलने के लिए। यानी यहाँ लिख सकते हैं कि बर्फ के द्रवण की गुप्त ऊष्मा जो होगी वह हो जाएगी 3.347 गुना 10 का पावर 5 जूल प्रति kg आप लिख सकते हैं। यानी कि 1 kg बर्फ को 0 डिग्री सेल्सियस, इसका द्रवणांक होता है ना जी बर्फ का, 0 डिग्री सेल्सियस पर उसे द्रव में बदलने के लिए हमें इतना जूल ऊर्जा खर्च करनी पड़ेगी। समझे? चलिए अगला हम लोग टॉपिक देखते हैं, द्रव का क्वथनांक। क्वथनांक आप जानते हैं, ऐसे मैंने पढ़ा भी रखा है, लेकिन फिर दोबारा देख लेते हैं। द्रव का क्वथनांक क्या होता है? यानी कि क्वथनांक का मतलब है यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट
ठीक है। चलिए, तो हम लोग यहाँ पे इसे परिभाषित कर सकते हैं कि जिस ताप पर कोई द्रव अवस्था से गैस अवस्था यानी कि वाष्प अवस्था में परिवर्तित होने प्रारंभ करता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उस द्रव का क्वथनांक कहते हैं। तो लिख सकते हैं कि जिस ताप पर, ये हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, जिस ताप पर कोई पदार्थ द्रव की अवस्था से गैसीय या वाष्प की अवस्था में परिवर्तित होना प्रारंभ करता है, वह ताप द्रव का क्वथनांक कहलाता है। तो अगर सामान्य वायुमंडलीय दाब पर जल का क्वथनांक कहेंगे तो उसका 100 डिग्री सेल्सियस होता है ना जी, क्योंकि 100 डिग्री सेल्सियस पे ही हम लोग जानते हैं कि जल जो होता है वाष्प में बदलना शुरू होता है। बात को समझे ना जी। अब उसी तरह से हम लोग, जैसे आप देखे थे इसके पहले द्रवण की गुप्त ऊष्मा, उसी तरह से हम लोग यहाँ पर वाष्पन की भी गुप्त ऊष्मा देख सकते हैं, क्योंकि जल को वाष्प में बदलने के लिए उसमें कुछ ऊष्मा खर्च होती है ना जी। तो यहाँ भी 1 kg द्रव में ही देखेंगे, 1 kg द्रव में उसके क्वथनांक पर जितना उसका क्वथनांक होगा, उस ताप पर हम लोग क्या करेंगे, उसे द्रव से गैस अवस्था में परिवर्तित होने के लिए जो ऊष्मा खर्च होगी उसे हम लोग क्या कहेंगे, वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। तो चलिए मैं यहाँ पे हेडिंग देता हूं, वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। ठीक है, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। ठीक है, चलिए तो हम लोग इसे ऐसे परिभाषित कर सकते हैं कि वायुमंडलीय दाब पर किसी द्रव के 1 kg को उसके क्वथनांक पर ताप में बिना परिवर्तन लाए द्रव अवस्था से गैसीय अवस्था में परिवर्तन करने के लिए आवश्यक ऊष्मा को उस द्रव के वाष्पन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। वाष्पन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। ठीक है, चलिए समझ गए वाष्पन की गुप्त ऊष्मा क्या होती है, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन क्या होता है, समझ गए। अच्छा, द्रव का जमना जिसे हम प्रक्रिया कहते थे, ठीक है, और जिस पॉइंट पर द्रव जम जाता है उसको द्रव का हिमांक कहते हैं। एक छोटा सा टॉपिक है, उसको भी देख ही लेते हैं। ठीक है, द्रव का हिमांक क्या कहलाता है, यानी फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड। तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो सकता है कि जिस ताप पर कोई द्रव ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है उसका द्रव का हिमांक कहते हैं। वह ताप जिस पर कोई पदार्थ द्रव की अवस्था
द्रव की अवस्था से ठोस की अवस्था में परिवर्तित होता है द्रव का हिमांक कहलाता है। द्रव का हिमांक कहलाता है। और ये जो प्रक्रिया है इसे हम लोग द्रव का जमना कहते हैं। और यह प्रक्रिया जिसके द्वारा वो द्रव जिस प्रक्रिया द्वारा द्रव से ठोस में बदला जाता है वह प्रक्रिया क्या कहलाती है? द्रव का जमना कहलाती है। द्रव का जमना कहलाती है। समझ गए? चलिए, अच्छा, हम लोग डिग्री सेल्सियस और केल्विन में संबंध देख चुके हैं। पहले भी मैंने पढ़ा रखा है फिजिक्स में, फर्स्ट चैप्टर में ही मैंने बता रखा है, रिलेशन बता रखा है कि हम लोग जानते हैं कि अगर आपको डिग्री माप निकालना होगा, ठीक है, डिग्री माप निकालना होगा तो उसके लिए क्या करना होगा जी? तो अगर आपके पास केल्विन माप दिया हो तो उसमें से 273 घटा लेते हैं। 273 घटा लेते हैं तो ये डिग्री सेल्सियस में बदल जाता है। और अगर केल्विन माप आपको ज्ञात करना हो और अगर पास डिग्री सेल्सियस में दिया हो तो जो डिग्री माप होगा उसमें आपको 273 ऐड कर लेना होता है, जोड़ लेना होता है, तो एक केल्विन में बदल जाता है। तो ये हम लोग पढ़ चुके हैं। यानी कि 30 डिग्री सेल्सियस को अगर केल्विन में बदलना होगा तो 273 और प्लस का 30 इतना केल्विन हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा 303 केल्विन। समझ गया? तो ये सब चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं। आपने कभी ये सोचा है कि हम लोग गैस कभी बोलते हैं और कभी वाष्प बोलते हैं, दोनों में फर्क क्या है? देखिए, दोनों में कोई फर्क नहीं है। गैस सामान्यतः गैस के ही रूप में पाई जाती है, उनको जैसे कह सकते हैं, जैसे हाइड्रोजन हुआ, ऑक्सीजन हुआ, है ना जी, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन हुआ, नाइट्रोजन हुआ, इन सबको हम लोग कहते हैं गैस, ठीक है। और वाष्प किसको कहेंगे? कि जो सामान्य ताप पर, कमरे के ताप पर वह द्रव में पाया जाता है। जैसे मैं कह रहा हूं जल वाष्प, क्योंकि वो जल जो है, जल का गैसीय रूप जो है वाष्प है, जल का गैसीय रूप वाष्प है, ऐसे में वो द्रव में रहता है, नॉर्मल टेम्परेचर पे द्रव में। तो दोनों में कोई फर्क नहीं है, दोनों एक प्रकार से गैस ही है, लेकिन ये गैस का, द्रव का गैसीय रूप जो होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? वाष्प कहते हैं। तो याद रखना कि जो सामान्य ताप पर द्रव में पाए जाते हैं और उनका जो हम लोग गैस रूप देखते हैं उनको हम लोग वाष्प कहते हैं, और जो सामान्य ताप पर गैस के रूप में पाए जाते हैं तो उनको हम लोग गैस ही नाम रखते हैं, ध्यान रखना। अच्छा, हम लोग ये सुने होंगे कि अगर हम लोग सफेद कपड़ा पहने, सफेद हल्का कपड़ा पहने या हल्के रंग का कोई भी कपड़ा, सफेद पहने या हल्के रंग का कोई भी कपड़ा, तो उसमें हम लोग ज्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं गर्मी के दिनों में। और यही अगर काला रंग का पहन लें तो उसमें हम लोग अनकंफर्टेबल फील करते हैं। इसलिए क्योंकि सूर्य के प्रकाश को अवशोषित सबसे ज्यादा काला रंग ही करता है, ठीक है, सबसे ज्यादा काला रंग ही करता है। इसलिए काला कपड़ा हम लोग गर्मी के दिनों में पहनना पसंद नहीं करते हैं, जबकि हल्का रंग या सफेद रंग का कपड़ा गर्मी के दिनों के लिए हमारे लिए बहुत सही रहता है, ठीक है। तो छोटे छोटे टॉपिक थे जो समझाने लायक थे, मैंने समझा दिया। आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आगे के 2 छोटे छोटे टॉपिक है उनको भी देख लेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला, पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा है आपके पास भारती भवन रविकांत सर, भारती भवन रविकांत सर। और तीसरा चैनल है रविकांत सर, रविकांत सर आरडी शर्मा सॉल्यूशन, आरडी शर्मा सॉल्यूशन। तीनों चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे। इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स, उनके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाके पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना
नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कमेंट करके जरूर बताया करें कि हमारे चैनल्स के वीडियोस आप सभी को कैसे लगते हैं।